हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम द पटना केस पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में द राजा नंद कुमार केस हम देख चुके हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 3 इम्पोर्टेंट केसेस लीगल हिस्ट्री के, द राजा नंद कुमार केस, द पटना केस और द कोसीसुरा केस, जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हम राजा नंद कुमार केस देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम द पटना केस देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि ये केस 1777 से 1779 में हुआ था और इसमें जो पार्टी इन्वॉल्व थी, एक थी नदीरा बेगम और एक थे बहादुर बेग। जो नदीरा बेगम थी वो एक विडो थी, एक रिटायर्ड कंपनी की शॉल्टर्स की, और जो उनके शॉल्डर थे उनका जो नेफ्यू था बहादुर बेग, उसके बीच थी। हाईलाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर प्रॉपर्टी एंड रेवेन्यू। तो जो हमने राजा नंद कुमार केस देखा था, उसमें देखा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच, वो उससे रिलेटेड केस थे कि उन कॉन्फ्लिक्ट से जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे, ये भी उसी टाइप से हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, ये उससे अराइज हुआ था केस। अब हम इसके फैक्ट देखते हैं। तो इन दिस केस वन शहबाज बेग खान हु हैड कम फ्रॉम काबुल सर्व द कंपनी फॉर सम टाइम। तो एक शाहबाज खान के एक मेंबर थे जो कबूल से आए थे, जो कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम कंपनी सर्विस ही सेटल डाउन इन पटना एंड मैरिड नदीरा बेगम। तो जब इनका रिटायरमेंट हो गया कंपनीज के वर्क से, कंपनीज के सर्विस से, तो ये पटना सेटल हो गए और उन्होंने वहाँ पे जाके नदीरा बेगम से शादी कर ली। फ्रॉम होम ही हैड नो चाइल्ड, पर उनके पास कोई चाइल्ड नहीं था। आफ्टर समटाइम्स हिज नेफ्यू बहादुर बेग कम फ्रॉम काबुल। तो जो फिर थोड़े दिनों बाद जो उनके नेफ्यू थे बहादुर बेग, शहबाज खान के बहादुर बेग, वो काबुल से बुला लेते हैं वे और उनके साथ रहते हैं। लेकिन क्या होता है, शहबाज बेग खान की डेथ हो जाती है 1776 में। ऑन शहबाज बेग डेथ डिस्प्यूट फॉर इनहेरिटेंस अराउज बिटवीन नदीरा एंड बहादुर। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं नदीरा बेगम और बहादुर के बीच की प्रॉपर्टी किसे जानी चाहिए। ईच क्लेमिंग हॉल प्रॉपर्टी नदीरा अंडर गिफ्ट हिबनामा मेहरनामा इकरारनामा or have been executed by her husband and the nephew as adopted son। तो जब बहादुर बेग की डेथ नहीं हुई थी, उस टाइम पर ये डिसाइड किया था इन दोनों ने कि बहादुर बेग की नहीं, शहबाज बेग खान जी की। तो जब इनकी डेथ नहीं हुई थी तब इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये अपने नेफ्यू को अडॉप्ट करेंगे। पर अडॉप्ट करने से पहले क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ के बाद इनके बीच डिस्प्यूट होता है शहबाज के बीच और नदीरा बेगम के बीच, नदीरा और बहादुर के बीच। ईच क्लेमिंग हॉल प्रॉपर्टी नदीरा अंडर गिफ्ट हिबनामा मेहरनामा इकरारनामा। जो नदीरा ये बोल रही थी कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको गिफ्ट में मिली है, हिबनामा मेहरनामा और इकरारनामा। ये 3 टाइप्स की गिफ्ट जो मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंग एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, ये उसमें मिली है प्रॉपर्टी। आगे पढ़ते हैं। On 2 January 1777, Bahadur Beg filed a suit in Patna Council alleging that he was the adopted son of Shahbaz and therefore entitled to the entire property। 2 जनवरी 1777 को क्या होता है, बहादुर बेग एक केस फाइल करता है कि वो अडॉप्टेड सन है शहबाज खान का, इसलिए सारी प्रॉपर्टी किसे जानी चाहिए, बहादुर बेग को जानी चाहिए। द सेम डे पटना काउंसिल ऑर्डर द काजी एंड टू मुफ्तीज to take an inventory of the property and Shahbaz and allot the shares of each claiming according to the Mohammedan's law। सेम डे क्या होता है, काजी को और मुफ्तीज को ऑर्डर देती है काउंसिल कि वो इन्वेंशन करे, इसमें इन्वेंट्री करे ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे कि ये शहबाज खान में कितने शेयर मिलने चाहिए और वो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग कितने उन्हें नदीरा बेगम के पास देंगे और कितने जाएंगे बहादुर बेग के पास। On 20th January 1777 that the gift deed was forged and the
प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर। अब क्या हो रहा था, 20 जनवरी को जो प्रॉपर्टी थी अब वो 4 शेयर में डिवाइड होने का फैसला लिया गया था। अब इसमें क्या होता है, जो 3 शेयर थे वो जाते हैं बहादुर बेग के पास, क्योंकि काउंसिल डिसाइड करती है कि जो बहादुर बेग है वो लीगली जो उसकी बहादुर बेग की जो शाहबाज खान है जो शाहबाज खान है वे बहादुर बेग के फादर है लीगली। तो जो 3 शेयर जाते थे वो बहादुर बेग के पास जाते थे और जो रिमेनिंग एक पार्ट बच जाता था वो जाता था एक विडो के पास, नज़ीरा बेगम के पास। फिर क्या होता है, द विडो ऑफ द डिसीज्ड द लॉ ऑफिसर स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर विच वॉज रजिस्टर्ड नदीरा हु फीलिंग ह्यूमिलेट। लेकिन क्या होता है कि जो काजीज और मुफ्तीज इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं वे नज़ीरा बेगम के घर में ट्रेसपास करते हैं, असल्ट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, नज़ीरा बेगम को ह्यूमिलेट होना पड़ता है। तो फिर वो क्या होती है, घर छोड़कर दरगाह चली जाती है। अब आफ्टर सम टाइम्स नज़ीरा केम टू कोलकाता एंड फाइल्ड अनदर केस ऑफ ट्रेसपास। लेकिन कुछ टाइम बाद एक नया केस ट्रेसपास और असॉल्ट का नज़ीरा बेगम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है। किसके अगेंस्ट? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है बहादुर बेग के अगेंस्ट, काजी नहीं ये काजी है, नाजी नहीं, आई एम सॉरी, काजी के अगेंस्ट और मुफ्ती, 2 मुफ्तीज जिन्होंने उनके घर में चेकिंग इन्वेस्टिगेशन किया था, ट्रेसपास किया था, उसके अगेंस्ट। अब हम इस केस के कुछ लीगल इश्यूज देख लेते हैं कि कौन कौन से लीगल इश्यूज अराइज होते हैं। द लीगल इश्यूज दैट वर रेज्ड इन द ट्रायल विच स्टार्टेड इन November 1778 where whether Bahadur Beg who lived outside Kolkata was subjected to the jurisdiction of Supreme Court। तो एक लीगल इशू अराइज होता है कि जो बहादुर बेग है वो कलकत्ता से आउटसाइड का है, वो तो पटना का है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। और एक क्वेश्चन अराइज होता है, द ओनली क्वेश्चन विच द सुप्रीम कोर्ट हैड टू डिसाइड वॉज वेदर ट्रेसपास एंड असल्ट वॉज कमिटेड सिंस द कोर्ट फाउंड दैट नदीरा was in possession of the property at the time defendant proceeding against her their guilty was established। The Supreme Court awarded ₹3,000 damage as the cost of Nadira। ये सब लीगल इशू अराइज होने के बाद, क्वेश्चन अराइज होने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वो अवार्ड देगा 30,000 डैमेजेस देगा किसे, नज़ीरा बेगम को। थैंक यू। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।